बाकी जितने भी चीज़ें होंगी उसको हम लोग डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एपोप्टोसिस को एपोप्टोसिस करने में मदद करता है, कौन कौन सा प्रोसेस है जो एपोप्टोसिस से होते हैं, दो इम्पॉर्टेंट पाथवेज हैं जो एपोप्टोसिस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन सभी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो एपोप्टोसिस अगर देखा जाए, ये शब्द आया हुआ है ग्रीक वर्ड से। ये जो शब्द आया हुआ है ग्रीक वर्ड से, और जिसमें से आप दो भाग में तोड़ने की कोशिश करेंगे। एक हो गया एपो और दूसरा हो गया टॉसिस, ऐसे करके। तो ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड आप लोगों के सामने हैं। एक है एपो, एपो मतलब होता है फ्रॉम, एंड टॉसिस का मतलब होता है फॉलिंग। इसका मीनिंग हो गया फ्रॉम। ठीक, तो एपोप्टोसिस क्या है? एक एनर्जी डिपेंडेंट बायोकेमिकल मैकेनिज्म है। किसका? सेल की डेथ का। सेल को जब कुछ समझ में नहीं आता, कि सेल सोचता है कि भाई मेरे को अब मेरे से दूसरों को खतरा हो सकता है, तो वो सेल एक पाथ को फॉलो करता है और वो सेल की डेथ हो जाती है। उसको हम लोग एपोप्टोसिस का प्रोसेस कहते हैं। तो एपोप्टोसिस एक एनर्जी डिपेंडेंट बायोकेमिकल मैकेनिज्म है। बायोकेमिकल मैकेनिज्म है किसका? ऑफ सेल डेथ। सेल डेथ। तो जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे तो सेल डेथ ही करना है। जितने भी पाथवेज पढ़ेंगे, जितने भी मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो इस प्रोसेस को अगर अपन लोग देखेंगे तो ये एम्ब्रियोजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस, ये सब प्रोसेस में एपोप्टोसिस की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हमारी उंगलियां हैं, ये पहले वेब्ड थी। आपको पता होना चाहिए उंगली पहले अलग अलग नहीं थी, है ना। इसको अलग अलग करने के लिए इसके बीच के सेल्स की डेथ होनी आवश्यक है। तो ये भी आपका एपोप्टोसिस के प्रोसेस में आएगा। तभी तो ये उंगलियां अलग अलग है, नहीं तो कई लोगों की जुड़ी रह जाती है, देखे, है ना। तो सेल डेथ होना भी इम्पोर्टेंट है उस प्रोसेस में भी। तो ये एक एग्जांपल है, आप लोग ध्यान में रख सकते हो एपोप्टोसिस के पॉइंट से। दूसरा एक बात ध्यान पे रख लेना कि सेल जब क्या करता है, सेल सबसे पहले जब स्टार्ट करता है, ये एक हेल्दी सेल्स है, और सबसे पहले यह कमिट करेगा डेथ के लिए। मतलब कमिट किया या कमिटमेंट किया डेथ के लिए, डेथ कमिट किया, ठीक। उसके बाद उसके अनुसार वो उसको एग्जीक्यूट करेगा कि भाई हाँ अब मैं फाइनली बोल दिया, एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि अगर आप कोई भी चीज़ के लिए कमिटमेंट करते हो, तो आप अपने मन को बदल सकते हो कि भाई मैं इसकी तैयारी करूँगा। आपने कमिट किया, ठीक, बाद में पता चला अरे पेपर बहुत मुश्किल है तो आप नहीं करेंगे, तो आपने कमिटमेंट को चेंज कर दिया। लेकिन एक बार अब ऐसा हो गया कि आपने तैयारी करी और उसके बाद फिर आप परीक्षा हॉल में चले गए, उसके बोले अरे यार नहीं देना पेपर, तो ऐसा हो सकता है कि पेपर नहीं देना है, तो आप एग्जीक्यूशन में एक बार चले गए। तो सेल एक बार कमिट कर दिया ना, तो वो रिवर्सिबल हो सकता है। कमिटमेंट क्या हो सकता है? रिवर्सिबल हो सकता है। लेकिन एग्जीक्यूशन जो है वह इररिवर्सिबल होगा, ये ध्यान पे रखे रहना। एक हेल्दी सेल है, उसने सबसे पहले कमिट किया कि डेथ करना है मेरे को, उसके बाद फिर अगर वो एग्जीक्यूशन की तरफ चले गया तो वह इररिवर्सिबल हो गया, और उसके बाद ये एपोप्टोसिस का प्रोसेस रहेगा।
और इस कमिटमेंट को करने के लिए और एग्जीक्यूशन को करने के लिए हम दो चीज़ों को ध्यान से पढ़ते हैं। एपोप्टोसिस में सबसे पहली बात, आपको एपोप्टोसिस को इनिशिएट करना है, तभी तो कमिटमेंट का प्रोसेस हो पाएगा। तो आप इस प्रोसेस को इनिशिएट करोगे और फिर उसके अनुसार एग्जीक्यूट करोगे। तो इन दोनों ही चीज को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक प्रोटीन है जिसका नाम है कैस्पेजेस। इनिशिएट करने के लिए सेल डेथ को और एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोगों के पास एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसको हम लोग कहते हैं कैस्पेजेस। ठीक, नाम कैसे पढ़ा, ध्यान से देखो। कोई भी एक एंजाइम हो, एक एंजाइम है और एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं, लगभग पूरे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते। जिस जगह पे एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से बाइंड करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। एंजाइम का वही हिस्सा जिसे सबस्ट्रेट बाइंड होता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। तो इस एंजाइम का जो एक्टिव साइट रहता है उसमें एक एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है जिसका अपन बोलते हैं सिस्टीन। ठीक, और ये जो एंजाइम जो है वो जिस प्रोटीन को तोड़ेगा, वो जिस भी प्रोटीन को तोड़ेगा वो कहाँ पे तोड़ेगा, ध्यान पे रखे रहना कि वो सी टर्मिनल में एस्पार्टेट रेसिड्यू के पास तोड़ता है। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ये प्रोटीन तोड़ने वाला एंजाइम है। इस कारण से मैं कैस्पेजेस को बोलूंगा कि ये प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी शो करता है, जिसके खुद के कैटालिटिक साइट या एक्टिव साइट में सिस्टीन एमिनो एसिड्स होते हैं और ये प्रोटीएज एक्टिविटी जो शो कर रहा है वह सी टर्मिनल एस्पार्टेट पर, डी से करते हैं ना इसको रिप्रेजेंट, ठीक, वहां पे तोड़ेगा। ठीक, इस कारण से सिस्टीन का सी आ गया, सिस्टीन का सी आ गया, ये देखो। और ASP इज फॉर एस्पार्टेट। ASP जो ये सेक्शन आया ये आपका एस्पार्टेट आ गया। और एज जो लगता है वो एंजाइम के नॉमेनक्लेचर के अनुसार लग गया। अब इसके बारे में पूछा गया था छत्तीसगढ़ सेट 2017 में, 18 या 17 में पूछा गया क्वेश्चन, 17 या 17। तो ये आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। तो कैस्पेजेस क्या काम करेगा, एपोप्टोसिस को इनिशिएट करने का काम करेगा, एपोप्टोसिस को एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को ध्यान पर रखना है। ये एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। कैस्पेजेस में हम लोगों के पास एक्टिव साइट पे या सिस्टीन रेसिड्यूज प्रेजेंट है और एस्पार्टिक एसिड को क्लीवेज कर रहा है सी टर्मिनल एन पे, तब हम लोग क्या बोल रहे हैं, सर नीचे ये एस्पार्टेट का प्रेजेंट है, प्रोटीन, जिस प्रोटीन में तोड़ना है उसको। ये एक प्रोटीओ, ये प्रोटीएज एंजाइम है, इसके पास कैटालिटिक साइट सिस्टीन होता है, लेकिन जिस प्रोटीन को तोड़ता है वो एस्पार्टिक एसिड की जगह तोड़ता है। जहाँ एस्पार्टिक एसिड होगा वहाँ टूटेगा, जिस प्रोटीन को तोड़ेगा वो एस्पार्टिक एसिड जगह तोड़ेगा सी टर्मिनल में, वो उसकी एक्टिविटी है। और सर ये सिस्टीन रेसिड्यूज जो है उनके कैटालिटिक साइट या एक्टिव साइट में प्रेजेंट है और ये प्रोटीन्स सी टर्मिनल एंड पे एस्पार्टिक एसिड जगह पे क्लीवेज शो करते हैं। ये एक प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी या प्रोटीएज एंजाइम है।
अभी तक हम लोगों ने 12 कैस्पेजेस आइडेंटिफाई कर लिए। अब कहानी चलता ही रहेगा कैस्पेजेस की ना। हम लोगों ने अभी तक 12 कैस्पेजेस आइडेंटिफाई कर लिए। ये ध्यान पे आप रखे रहना। ठीक, तो कुछ कैप्सेसिस जो है वह एपोप्टोसिस के प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं और कुछ कैप्सेसिस जो है वह एपोप्टोसिस के प्रोसेस को, इसलिए मैं लाइन डायग्राम से बना रहा हूँ सबको ताकि आपको समझने में एकदम आसान रहे। पहले मैं ऐसे ही पढ़ाता था धीरे धीरे, अभी थोड़ा फास्ट हो गया। जैसे आया 10 बार कैस्पेजेस इतने बार बोल लेता था कि बच्चा निकलते समय पता ही रहता था उसको कैस्पेजेस क्या होता है। हाँ। तो कैस्पेजेस 2 प्रकार के आपके पास हो गए, एक जो इनिशिएट करेगा और दूसरा एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद फिर इन कैप्सेजेस का नाम हम लोग पढ़ लेंगे और ये कैप्सेजेस क्या क्या होते हैं। 12 हम लोगों के पास है, तो फिल करते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास कैस्पेजेस है। जो कैस्पेजेस इनिशिएट करेगा उनको हम लोग इनिशिएटर कैस्पेजेस के नाम से जानेंगे, और जो एग्जीक्यूट करेगा उसको हम लोग एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस के नाम से जानेंगे। अब कौन कौन से इनिशिएटर कैस्पेजेस है और कौन कौन से एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस है, इसको हम लोगों को ध्यान पर रखना है। और जितने भी मैं कैस्पेजेस का नंबर बताऊंगा वह मैमल्स के ही कैस्पेजेस है, ये ध्यान पे आप रख लेना। इनिशिएटर कैप्सेजेस को आप ध्यान पर रखोगे, कैस्पेज 2, कैस्पेज 8, कैस्पेज 9 और कैस्पेज 10। ठीक है, इनिशिएटर कैस्पेजेस मैं पूरे लेक्चर में बोलूंगा तो आप बिल्कुल समझ जाना कि 2, 8, 9, 10, 289, 10। ठीक, एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस की बात करूं तो आप 3, 6, 7 याद रखे रहोगे। 3, 6, 7 पहले रिलायंस में बैलेंस चेक करने का *367 बैलेंस चेक करने का नंबर था रिलायंस में। आप लोग क्या चलाए नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो मैमल्स में जो इनिशिएटर कैस्पेजेस है जो एपोप्टोसिस में रिस्पॉन्सिबल है ना, ऐसे कैस्पेजेस जो एपोप्टोसिस में रिस्पॉन्सिबल है उसकी बात मैं बताया। कुछ कैस्पेजेस इन्फ्लामेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, इन्फ्लामेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कैस्पेजेस है उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ऐसे कैस्पेजेस जो इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, मैं तो ऐसे ही पढ़ता था सब को, इतना सारा थ्योरी लिखेगा। तो ऐसे कैस्पेजेस जो इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो बच गया भाई, इन्फ्लामेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन कौन से बच गए? एक बच गया कैस्पेज नंबर 1, कैस्पेज नंबर 4, 5, 11 और 12। तो कैस्पेजेस का रोल डिपेंड कर गया। एपोप्टोसिस के अलावा जो है वह इन्फ्लामेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और जो कैस्पेजेस है
वो इन्फ्लामेशन में 1, 4, 5, 11, 12 ये सब कैस्पेजेस जो है वह। अब देखो, एक बार प्रोसेस इनिशिएट हो गया तो वो कमिटमेंट इरिवर्सिबल हो जाएगा। चालू कर दिया तो, है ना। इस कारण से एक बार कैस्पेजेस एक्टिव हो गया तो कमिटमेंट इरिवर्सिबल हो जाएगा। कैस्पेज एक्टिव हो गया तो क्या बोल रहा हूं कि वह इरिवर्सिबल हो जाएगा। इस कारण से जो कैस्पेजेस है वह इनएक्टिव फॉर्म में अपने रहते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं इनको एक्टिव करना है। तो ये जिस फॉर्म पे प्रेजेंट रहेंगे उनको हम लोग बोलेंगे प्रो कैस्पेज। यस, प्रो कैस्पेजेस। ठीक, तो कैस्पेज एक्टिवेट होते हैं किसमें? प्रो कैस्पेजेस एक्टिवेट होते हैं कैस्पेजेस में। और कैस्पेजेस पे हम डिपेंड करता है कि पहले कौन आएगा भाई, इनिशिएटर कैस्पेज पहले आएगा ना, उसके बाद एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस आएंगे, है ना। कोई दिक्कत है तो बता दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स चल रहे हैं। तो ये जो प्रोटीन पूछ रही है ना, ये एक्चुअल में टारगेट प्रोटीन से, ये जो प्रोटीन पूछा, किरण आप पीछे कर ले, अब पीछे कर ले, वो जो ऐसे मार्क चल रहा होगा ना उसको पीछे कर ले। मैं फिर से पूरा बताऊंगा तभी समस्या हो जाएगी। पीछे करके देख लो एक बार, लेक्चर पीछे हो जाता है, 10 मिनट पीछे हो जाएगा। अब कैस्पेज के जितने भी टारगेट प्रोटीन्स है जहां पे वो क्लीवेज करेगा, एक तो पहली बात हमेशा ध्यान पर रखना, इनिशिएटर कैस्पेजेस एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस को क्लीव करेगा और इनको एक्टिव करेगा। इनिशिएटर कैस्पेजेस एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस को, प्रोटीन को तोड़ेगा कहाँ पे? एस्पार्टिक एसिड में, जब ये एक्टिव होगा तब, और ये एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस को एक्टिवेट कर देगा। ठीक, ये ध्यान पे बिल्कुल रखे रहना है इस पॉइंट को। और कौन कौन से टारगेट्स जो इस कैस्पेजेस के होते हैं अगर आप देखोगे तो टारगेट्स ऑफ कैस्पेजेस यहीं पे लिखते। तो टारगेट ऑफ कैस्पेजेस अगर देखोगे टारगेट्स ऑफ कैस्पेजेस हो गया। सर ये नहीं बता रहे कि एग्जीक्यूटर कैस्पेजेस को कहाँ पे जोड़ता है? हाँ, ये बता रहे नहीं, या और कौन कौन से टारगेट हो सकते हैं? मतलब इनिशिएटर एक्टिव होने के बाद एग्जीक्यूशनर को एक्टिव करेगा, ये तो पक्की बात है। या एग्जीक्यूटर को तोड़ के कहाँ पे? एस्पार्टेट ऐसा। हाँ, उसका काम ही वही है ना, उसका काम ही वही है, इस कारण से उसका नाम वैसे ही पड़ गया। तो जितने भी न्यूक्लियर लाइमेंस, साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स, गोल्गी मैट्रिक्स प्रोटीन्स है ना, ये सब इसके टारगेट होते हैं। न्यूक्लियर लाइमिन आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से, अरे इंटरमीडिएट फिलामेंट के समय मैंने पढ़ाया था न्यूक्लियर लाइमेंस। ठीक, सेकंड अगर आप देखोगे तो गोल्गी मैट्रिक्स प्रोटीन्स, इसके बाद है इनिबिटर ऑफ डीएनएस, इतने सारे टारगेट उसके हो सकते हैं, है ना। इन्फ्लामेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, आप इस चीज के लिए भी ध्यान रखें। जितने भी साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स हैं ये भी इसके टारगेट रहेंगे।
हाँ, साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स। तो इतने सारे टारगेट हो सकते हैं कैस्पेसेस के। मेन अभी पूरे पाथवेज में आपको जो ध्यान रखना है वो केवल एक है कि apoptosis तो कहीं भी हो सकता है, किसी भी सेल में, किसी भी टिश्यू या किसी भी टारगेट में। डिपेंड करता है उसको सिग्नल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या सिग्नल मिल रहा है देखते हैं। सर टारगेट सिर्फ इतने ही होते हैं, इसके अलावा apoptosis मतलब वो कौन कौन से प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। रुको थोड़ा दी थाम के रखे रहो, पिक्चर बचा है अभी, एकदम से पत्ते थोड़ी खोल दूंगा नहीं। चलो कैस्पेस इसी में लिख रहे हैं तो इसी में कंप्लीट कर लेते हैं। अगर एक कैस्पेस का स्ट्रक्चर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये एक प्रोटीन है, इसके पास क्या क्या साइट्स प्रेजेंट रहेंगे इसको देखते जाओ। एक प्रोटीन है, इस कारण से इसके पास सी टर्मिनल और एन टर्मिनल रहेंगे। अभी कोई सा भी कैस्पेस हो सकता है, ये सी टर्मिनल हो गया, सी को नीचे लिखते हैं, सी यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे एन लिखते हैं। ठीक, एक साइट प्रेजेंट इसमें रहता है जिसको हम लोग एडाप्टर प्रोटीन साइट कहते हैं। ये जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया है उसको ग्रीन कलर का मार्क भी कर देते हैं। ये जो बना रहे हैं इसकी बात कर रहा हूँ, इनको हम लोग एडाप्टर प्रोटीन साइट कहते हैं। क्या सर इतने दिन से जो पढ़ा है तो उससे अलग हो गया है ना? ऐसा नहीं पढ़े तो अभी नहीं पढ़े होगे, ऐसा पढ़े तो ही नहीं पढ़ी है। तो ये जो साइट है ये वाला क्या रहता है, एडाप्टर प्रोटीन साइट। इसका मतलब ये हुआ जब ये एक्टिवेट हुआ तो इसे दूसरे प्रोटीन्स आकर के जुड़ जाएंगे। इस कारण से इसका नाम एडाप्टर प्रोटीन डोमेन या एडाप्टर बाइंडिंग प्रोटीन डोमेन, एडाप्टर प्रोटीन साइट, इस तरह से बहुत सारे साइट्स के नाम आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। इसके सी टर्मिनल एंड के पास जो साइट प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग कहते हैं क्लीवेज साइट। सी टर्मिनल में क्लीवेज साइट रहेगा। एस्पार्टेट के पास ये वाला क्लीवेज साइट हो गया, और ये बचा हुआ जो साइट है इसको अपन प्रोटीएस साइट कहते हैं। ये अपनी एक्टिविटी शो करेगा। तो इस कारण से मैं बोल रहा हूं इनिशिएटर कैस्पेसेस जैसे ही एक्टिवेट होंगे तब होगा ये जो प्रोटीएस साइट है वो एक्टिवेट होकर के दूसरे कैस्पेसेस को क्लीव कर सकते हैं उनके क्लीवेज साइट्स पे। ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके पास प्रोटीएज है, इनिशिएटर वाला के पास, एग्जीक्यूशनर के पास भी लगभग यही डोमेन्स प्रेजेंट रहेंगे। तो इसका प्रोटीएज एक्टिविटी उसमें क्लीवेज साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। किस तरह से आप देखते जाओ। ये इसका एक मोनोमरिक फॉर्म हो गया, किसका, कैस्पेसेस का। डाइमरिक फॉर्म अगर आप देखोगे, नेक्स्ट में बनाता हूं, हो गया क्या, बना लो पहले आराम से।
ये इसका मोनोमेरिक फॉर्म है, अब ये डाइमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, देखना कैसे जब ये एक्टिवेट होगा तब। अभी ये इनएक्टिव है। आ रहा है अन्नपूर्णा को आ रहा है? अच्छा है नहीं तो क्या नहीं ये बताओ। किरण पीछे करके देख पाई तो कुछ समझ में आया? अभी जितने भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे सब नया रहेगा। अब आज से सीख लो कि नया पढ़ रहे हैं हम लोग। मतलब जो लेक्चर 1 आज से 82 क्लास पहले था, अब वो 82 लेक्चर के बाद फिर से आपको लेक्चर 1 से स्टार्ट होगा, है ना? टेंशन नहीं मत लेना, मैं बैठा हूँ ना, सब आ जाएगा। अभी तक कुछ रटना पड़ रहा है ऐसा लगता है कि नहीं लगता? सीक्वेंस से पढ़ रहा होगे तो रटने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो कई चीज़ें रटनी पड़ जाती है। ठीक है। अरे कैस्पेज़स एक प्रोटीन है जो जिसके पास वो जब एक्टिव कब होगा, जब उसके कैटालिटिक साइट्स में सिस्टीन रेसिड्यूज है और क्या कर रहा है, तोड़ भी रहा है दूसरे प्रोटीन को, यही बोल रहा हूँ बस। और कुछ कैस्पेज़स जो है वो एपोप्टोसिस प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, इस कारण से उनको इनिशिएटर कैस्पेस कहते हैं। अब वो इनिशिएटर कैस्पेस आगे उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एग्जीक्यूशनर कैस्पेसेस को एक्टिव करेंगे। अब कौन कौन से हमारे पास 12 कैस्पेसेस है ना, इसमें 2, 8, 9, 10 और 3, 6, 7 एग्जीक्यूशनर हो गए, 2, 8, 9, 10 इनिशिएटर हो गए। बचे हुए इन्फ्लेमेशन में भी रोल प्ले कर रहे हैं। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, शाब्दिक अर्थ अगर आप देखोगे तो सूजन लिखा देगा, गूगल में भी दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान पे रखे रहना। नेक्स्ट अगर आप लोग सिस्टीन बोल रहा हूँ, कैस्पेज़स को अगर फिर से बनाए तो ये इसका ये मोनोमेरिक फॉर्म था, फिर ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, है ना। फिर ये यहाँ पे अपन इसका एन टर्मिनल बना देते हैं, इसका सी टर्मिनल बना देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ग्रीन वाला सेक्शन बन, ये क्लीवेज साइट हो गया। ठीक, उसके बाद ये इसका एन टर्मिनल हो गया, ये इसका सी टर्मिनल हो गया। ऐसी का ऐसी दूसरा बनाते हैं, होगा क्या इस तरह से। क्या पढ़ा रहा है संडे को, है ना, ऐसी लग रहा है। ये वाला इसका क्लीवेज साइट हो गया। अब देखो, जब भी इसमें क्लीवेज का प्रोसेस होगा तो इधर पे इस साइड पे होगा, तो इसका एक्टिवेट होने के लिए ये दोनों किस तरह से मोनोमर, 2 मोनोमर्स क्लीवेज करेंगे। हो सकता है कि ये वाला क्लीवेज इसके साइड पे करे, ये कैस्पेज़स इसके साइड पे करे। ठीक है, काम ही वही है, ये इसको क्लीवेज किया, ये इसको क्लीव किया, कि मतलब कैस्पेज़स एक दूसरे को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कब करेंगे इसका पता मैं आपको बताता हूँ। तो होगा ये कि इस क्लीवेज साइड टूट जाएगा, टूट करके इसके कैटालिटिक साइट्स को ओपन कर देगा वो। किस तरह से, ये इस तरह से ऐसे हो गया, ये इस तरह से ऐसे हो गया। ये इसके कैटालिटिक, ये जब क्लीवेज हुआ तो इस तरह से ये एक डाइमराइज सेक्शन में आ गया। ये पहले ऐसा था, टूटने के बाद बेचारा टेढ़ा हो गया, नहीं, अब ये इसका साइट एक्टिव हो गया और ये दोनों ही मिलकर के एक डाइमर का निर्माण कर दिए। ठीक, अब ये जो केस था ये इसका मोनोमेरिक फॉर्म था और ये जो केस है ये इसका डाइमेरिक फॉर्म है। ये पहले प्रोकैस्पेज़स था
है ना, ये क्लीवेज किया, इसने अपनी प्रोटीज एक्टिविटी इसमें करी होगी, इसने अपनी प्रोटीज एक्टिविटी इसमें करी होगी, और ये दोनों जोड़ करके एक डाइमर बना दिए। अब ये आपका एक्टिवेटेड कैस्पेज बन गए। जैसे ही ये एक्टिवेट हो गया, जैसे ही ये एक्टिवेट हो गया, ये इनिशिएटर होगा तो ये आगे एग्जीक्यूशनर को इसी वे में ही एक्टिवेट होंगे, एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस को एक्टिवेट करेंगे इसी तरह से। अब आपको पता है कि एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस किस तरह से कौन कौन से हैं, 3, 6, 7, वही अपना नंबर। तो कैस्पेज में एपोप्टोसिस का प्रोसेस करने के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट एक प्रोटीन है, एक एंजाइम है, जिससे आप लोग बोल सकते हो कि एपोप्टोसिस का प्रोसेस कंप्लीट होगा, है ना। तो अब हम एपोप्टोसिस के कैस्पेज के ऊपर डिपेंडेंट 2 इम्पोर्टेंट पाथवेज को पढ़ेंगे। एक पाथवे कहलाता है इंट्रिंसिक पाथवे, दूसरा पाथवे कहलाता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो पहले बाहर वाला सिग्नल पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर अंदर वाला पढ़ लेंगे। ठीक, ध्यान से चलो पता करते हैं। इतना आया? कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं हो रहा है? चलो अब दिक्कत पैदा करते हैं। एक तरीके से ट्रांसफॉस्फोरिलेशन टाइप का हो गया। दूसरे को वो कर रहे हैं तो ठीक। तो 2 पाथवेज हम लोग आगे बढ़ो। 2 पाथवेज हम लोग एपोप्टोसिस में देखेंगे, उन 2 पाथवेज को देखते हैं। तो 2 पाथवेज आपको देखने को मिल रहा है एपोप्टोसिस में। एक पाथवे कहलाता है एक्सट्रिंसिक पाथवे और दूसरा कहलाता है इंट्रिंसिक पाथवे, और ये दोनों ही कैस्पेज के ऊपर डिपेंडेंट पाथवे। मतलब मैं एपोप्टोसिस लगभग 2 साल बाद पढ़ा रहा हूँ। 2 पाथवेज आप लोगों को देखने को मिल जाएगी ऐसा बोर्ड पे। तो एक्सट्रिंसिक को सबसे पहले देखते हैं। ठीक, तो सिग्नल देने वाले 2 इम्पॉर्टेंट इम्यूनोलॉजिकल सेल्स, जिसको हम लोग किलर लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब भी कोई वायरस आया तब टी सेल जो है वो टीसी सेल्स एक्टिवेट हो जाता है, और टीसी सेल्स सीटीएलएस का फॉर्मेशन करता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का निर्माण करता है। कहने का मतलब यह है टी सेल्स हमारे शरीर का एक इम्यून सिस्टम, एक इम्यून सेल है जो वायरस को डिग्रेड करने का, उसकी डेथ करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे किसी एक सेल में वायरस आ गया तो सीटीएलएस क्या करेगा, वो उस सेल को, वो पूरे सेल को मार देता है। एक और सेल है जिसका नाम है, आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है नहीं पता मेरे को, क्या नाम है उसका, नेचुरल किलर सेल्स। ये भी वही काम करता है। तो वो जो किलर सेल्स जो हैं, वो जो किलर सेल्स हैं, जैसे हम लोग इसको फिलहाल किलर लिम्फोसाइट लिख लेते हैं, या किलर सेल्स, ये सब क्या करेंगे,
सिग्नल भेजेंगे जिस सेल को भी मारना है। अब मान के चलिए कि इस सेल को आपको खत्म करना है, ये मान के चलो ये सेल का दूसरा कलर कर लेते हैं, रेड कर ले, नहीं पिंक कर लेते हैं। ये जो है ये सेल का सरफेस है, जिस सेल के मेम्ब्रेन में ये सेल्स क्या सिग्नल दे रहे हैं, इस सेल को पूरा मारना है। ये पूरा मान के चलो एक सेल हो गया, ठीक। क्या क्या कर रहा है, इम्यूनोलॉजी पढ़ा रहे हैं क्या हम, ऐसा लग रहा है। इस किलर सेल के पास सिग्नल देने वाला कुछ मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, और इसके पास क्या होना चाहिए, उसका रिसेप्टर होना चाहिए, ठीक। अब आप लोगों ने 7 पढ़ लिया, 12 पढ़ लिया, मैं आपको 3 रिसेप्टर वाला बताता हूँ। 3 मतलब ये जो रिसेप्टर रहेगा ना, ये 3 स्ट्रक्चर्स रहेंगे, इसका अपन लोग ट्राइमेरिक रिसेप्टर्स कहेंगे। और इसका लिगैंड भी जो रहेगा वो भी ट्राइमेरिक नेचर का होगा। नहीं, ये इसका जो लिगैंड रहेगा ये भी आपके ट्राइमेरिक नेचर का रहेगा। एक ये हो गया, ये 2 हो गया, तो इसका लिगैंड भी ट्राइमेरिक, इसका रिसेप्टर भी ट्राइमेरिक। ये मान के चलिए इसका लिगैंड है, ठीक। और ये इसका रिसेप्टर है, ठीक। अब इस लिगैंड का नाम है जो कि ये ट्राइमेरिक है, इसको हम लोग कहते हैं फैज एल लिगैंड। फैज एल फॉर लिगैंड, फैज लिगैंड, ठीक। फैटी एसिड सिंथेटेज लिगैंड, फुल फॉर्म क्या हुआ इसका, फैटी एसिड सिंथेटेज लिगैंड। ये एक ट्राइमेरिक लिगैंड, तो ट्राइमेरिक का ट्राइमेरिक रिसेप्टर भी, ठीक। ट्राइमेरिक का ट्राइमेरिक रिसेप्टर भी। इस ट्राइमेरिक रिसेप्टर में साइटोप्लाज्म की तरफ एक डोमेन होता है जिसको हम लोग डी कहते हैं। डी डिमांड ड्राफ्ट नहीं, डी इज डेथ डोमेन। जितने जगह में डेथ यहाँ पे जगह बना के रखना है, ये डी और ये डी और ये डी और डी। तो यहाँ पे आप लिख दो कि डी और डी क्या होता है, इट इज डेथ डोमेन। चलो यहाँ तक समझ में आया कि किलर सेल सबसे पहले मदद करेगा ना कि भाई इसको डेथ करना है करके। तो जिस सेल को रिसीव करने वाला जो रिसेप्टर है उसको हम लोग FAS रिसेप्टर कहते हैं। FAS का फुल फॉर्म बता दिया। इसको रिसीव करने वाला रिसेप्टर, इस रिसेप्टर को हम लोग डेथ रिसेप्टर कहते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे को पढ़ रहे हैं। पहली बार पढ़ रहे हैं, गुड। अभी तक क्या पढ़ा है हम लोगों ने, कैस्पेसेस ही तो पढ़ा है, और क्या पढ़ा है? पढ़ा है तो दिक्कत नहीं है इसी बुक से। चलो देखते हैं। तो जब फैज आर फैज एल से बाइंड होगा तब लिख लो, बना लो, आराम से बना लो, फिर बताते हैं। तो सर ये कौन सा वाला पार्ट है, एक्सट्रिंसिक? एक्सट्रिंसिक बोला ना, बाहर से सिग्नल आया ना, अंदर से थोड़ी गया। इस कारण से ये एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर आएगा।
ठीक, जैसे ही FSL आया, जैसे ही FSL आया और FASR में जुड़ा, तब एक प्रोटीन है जिसका हम अडाप्टर प्रोटीन के नाम से जानेंगे। वो प्रोटीन का नाम है FADD। FADD क्या क्या पढ़ा रहे हो सर? इस FADD के दो डोमेन्स इंपॉर्टेंट है। इस तरह से इस रिसेप्टर में आकर के जुड़ जाएगा, तो आप इस तरह पे रिसेप्टर लिख सकते हो। इस रिसेप्टर से जोड़ के दिखाना है इसको। और इसके टोटल 2 डोमेन्स हैं। इस डोमेन को हम लोग कहते हैं डी डोमेन, और एक कहते हैं हम लोग DET डोमेन। फिर से ये डी डोमेन और फिर DED डोमेन, DED डोमेन। तो DED क्या है? डेथ इफेक्टर डोमेन। आप बनते जा रहे हैं क्या नया नया सिग्नल? ये क्या हुआ? ये रिसेप्टर, ये उसका लिगैंड। जैसे ही एक्टिवेट हो तो अंदर के प्रोटीन्स एक्टिवेट होंगे कि नहीं होंगे? वो जा करके वो डी डोमेन के साथ मस्त दोस्ती कर लेंगे। इस कारण से FADD को हम लोग क्या कहते हैं? अडाप्टर प्रोटीन। अब इसको अडाप्टर क्यों कहते हैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। सर ऊपर का भी वो DD है, नीचे DED। नीचे DED है। ये डेथ इफेक्टर डोमेन है, ये डेथ डोमेन से सब एक साथ इकट्ठे बाइंड हो गए एक दूसरे के साथ। और FADD is a FAS associated protein with death domain, FAS associated protein with death domain। ठीक, अब देखो नाम ही इसका फैस एसोसिएटेड है। इस कारण से ये फैस रिसेप्टर से जाके जुड़ गया। अब इसका डेथ डोमेन से जुड़ना है, इस कारण से डेथ डोमेन से जुड़ गया। अब रिसेप्टर बना भी ऐसा है कि उसके डेथ डोमेन से आकर के दूसरे डेथ डोमेन जुड़ पाए नहीं। अब डेथ इफेक्टर डोमेन का काम क्या होगा? ये बुलाएगा कैस्पेजेस को, ये बुलाएगा कैस्पेजेस को। अब काम खत्म है। कैस्पेजेस में अगर आप देखोगे प्रो कैस्पेज 8, यहाँ पे जो आएगा ना वो प्रो कैस्पेज 8 आएगा। दूसरा कर लेते हैं, येलो नहीं हुआ है क्या? उभरेगा वाइट। ये जब डोमेन ये जो आएगा प्रोटीन दूसरा, ये जो आने वाला है इसका नाम है प्रोकैस्पेस। और ये प्रोकैस्पेस जो आने वाला है वो कौन सा कैस्पेस है? प्रोकैस्पेस 8। 8 क्यों है? इनिशिएटर है इसलिए, है ना। और ये जो प्रोकैस्पेस है ये अपने DED डोमेन से इस FADD प्रोटीन से जुड़ जाएगा। कैसे कैसे जोड़ते जा रहा हूँ, क्यों बस वही हो रहा है, टूटेगा बेटा एक दिन। DD पहले जुड़ा, फिर DED से बाकी प्रोटीन से और जुड़ गए। ये जब आया तो DDD से FADD बन गया, जुड़ गया। जैसे FADD जुड़ा तो प्रोकैस्पेस 8 जुड़ गया अपने डेथ डोमेन से। जैसे ये अपने डेथ डोमेन से जुड़ा तो प्रोकैस्पेस कन्वर्ट हो गया कैस्पेस 8 में। अब मैं क्या बोलूंगा कि इनिशिएटर कैस्पेस क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। अब वो किस तरह से एक्टिवेट हुआ मैं आपको पहले बता दिया, है ना। ठीक, अब प्रोकैस्पेस क्या करेगा?
एग्जीक्यूशनल कैप्सिस को एक्टिवेट करेगा, एग्जीक्यूशनल कैस्पेजेस को एक्टिवेट करेगा। अब जो मुख्यतः इन दोनों ही पाथवेज में एग्जीक्यूशनल कैस्पेजेस रेस्पॉन्सिबल है वो है कैस्पेज नंबर 3। 3, 6, 7 में तो लड़ मत देना ना उससे। उसके बाद जब इतने एग्जीक्यूशन हो गए तो सेल सीधा क्या करेगा, डेथ हो जाएगी। अब ये एग्जीक्यूशनल कैस्पेजेस क्या करने लगेगा, सेल के साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स को टारगेट करने लगेगा, ट्रांसपोर्ट रुक गया। ठीक, अब दूसरा ये क्या करेगा कि डीएनए को फ्रैगमेंट कर देगा, टूट गया। न्यूक्लियर प्रोटीन्स को टारगेट करेगा, जितने भी प्रोटीन्स में क्रॉस लिंकिंग है सबको टारगेट करेगा, है ना, और फैगोसाइट रिसेप्टर्स सब टूट जाएंगे। ये एग्जीक्यूशनल कैस्पेजेस का काम है जिसको टारगेट पूछ रही थी। तो ये कैस्पेजेस एक्चुअल में जो जितने भी रिक्वायर्ड प्रोटीन्स है जो सेल को अलाइव होने के लिए, उन सब को तोड़ने का काम करेगा। जैसे कि न्यूक्लियर प्रोटीन्स तोड़ दिया, जैसे कि डीएनए का फ्रैगमेंटेशन कर दिया, साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स को तोड़ दिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स को सभी सबको तोड़ दिया, है ना। तो कहाँ से ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, इस कारण से सेल डेथ की तरफ हो जाएगा। अब जो सिग्नल आया वो सेल के बाहर से आया, इस कारण से ये पाथवे कौन सा हुआ, एक्सट्रिंसिक पाथवे। बस और क्या चाहिए। बना लो फटाक से। उसके बाद इंट्रिंसिक पाथवे पढ़ते हैं। सर क्या क्या तोड़ दिया वो एक बार हाँ सर, है दो कैप्सिस से एक बार। नहीं पहले क्या क्या तोड़ता है एग्जीक्यूशनल कैस्पेजेस, डीएनए फ्रैगमेंटेशन, न्यूक्लियर प्रोटीन्स, डीएनए फ्रैगमेंटेशन, न्यूक्लियर प्रोटीन्स, degradation of cytoskeleton proteins, degradation of cytoskeleton proteins, cross linking of proteins, expression of ligands for phagocytic cell receptors, expression of ligands for क्रॉस लिंकिंग ऑफ प्रोटीन्स हो गया, डिग्रेडेशन ऑफ स्केलेटल एंड न्यूक्लियर प्रोटीन्स हो गया, डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो गया, एक्सप्रेशन ऑफ लिगैंड्स फॉर फैगोसाइटिक सेल रिसेप्टर्स, इतना सारे फंक्शन करेगा। इतना में तो अडैप्टर किसको बोल रहे हैं FADD को, क्योंकि ये प्रोकैस्पेज और रिसेप्टर के बीच में जोड़ने का काम कर रहा है ना, इसलिए। दोनों को मिला के बोलेंगे सर, DED को और DD को। किसको, इसमें ये पूरा FADD जो है ना, ये पूरा ही अडेप्टर प्रोटीन है। वही सर, DD और DE हाँ। दोनों को मिला के। हाँ, उसके पास तो दो में ना है ही ना। सर ये प्रो कैप्सिस 8 एक्टिवेट करता है कैप्सिस 8 को, फिर वो क्लीव करता है एग्जीक्यूशनल कैप्सिस को एक्टिवेट करता है। अब एक चीज ध्यान पे रखे रहो, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ना, ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है इसको हम लोग कहते हैं डिस्क, DISC। क्या कॉम्प्लेक्स है, अरे तो पूरा बताना। डिस्क इज डेथ इंड्यूसिंग सिग्नल कॉम्प्लेक्स, डेथ इंड्यूसिंग सिग्नल प्रोकैस्पेजेस FADD और FASR, इंड्यूसिंग सिग्नल कॉम्प्लेक्स। एक ही पाथ में पढ़ाया गया अभी तक, अभी तो बहुत बचा है। हो गया, आया क्या क्या हुआ अन्नपूर्णा बता सकती है क्या? एकदम सिंपल है।
लिगैंड रिसेप्टर से बाइंड हुआ, एफएडीडी एक्टिव हो गया, प्रोकैस्पेस आगे जुड़ गया, एग्जीक्यूशनल के एसकेएस एक्टिव हो गया और एपोप्टोसिस हो गया। बस इतना ही मोटा मोटी बात था, है ना। मैं तुम लोग को बेवकूफ़ बना रहा हूँ इतने देर से। धीरे धीरे पढ़ा के 50 मिनट हो गया बोला, है नहीं। लाइव पढ़ाता था, अरे यार ये आदमी इतना देर तक एक्सट्रिंसिक पाथ में ही पढ़ा रहा है। दूसरा वीडियो अच्छा रहता है, उस पर 2 मिनट में समझा देता है करके। कहानी वाले लोग बहुत होते हैं। नेक्स्ट पढ़े इंट्रिंसिक। चलो और बहुत सारा शॉर्ट फॉर्म्स स्टार्ट पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ना, आता है एपोप्टोसिस। एक क्वेश्चन 100% आएगा। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक पाथवे। और जो हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा है ना, वो आखिरी तक वही बेस चलेगा, उसी में मिर्ची मसाला डालना रहता है बस। आप खुद ही देख लो कि सब्जी जब आप बनाते हो तो वो अलग अलग आदमी का टेस्ट क्या होता है, वो भी वही तरीका अपनाता है, वो भी तेल वगैरह डालता है, जीरा सरसों फोड़ता है, केवल ग्रेवी मसालों में कौन सा मसाला यूज़ कर रहा है इसी में डिफरेंस हो जाता है। नहीं, इस कारण से वो सब्जी अच्छा लग गया, ये सब्जी फीका लग गया, इसी का खेल है बस, और कुछ नहीं। क्यों हंस रहा है, क्यों हंस रहा है राकेश, क्या याद आ गया सर? यूं ही मत हंसे करो आप, शायरी बन जाएगा एकदम। ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल के अंदर होता है कि नहीं होता है? हाँ, सेल के अंदर होता है। यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है। इस चैनल को हम लोग कहते हैं MOMP। क्या क्या बोलते? हाँ, एक तो पता चल गया तेरे को, है? अब माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन, आप लास्ट वाला बता दें। हैं? परमियलाइजेशन। ये जब चैनल खुल जाता है, इसके इनर मेम्ब्रेन्स आपको पता है कि बहुत सारा प्रोटीन्स है, नहीं? इसमें से एक प्रोटीन बाहर आता है। इस प्रोटीन का नाम है साइटोक्रोम C। अच्छा, एक समस्या ये हो गई, ये साइटोक्रोम C बाहर कब आता है? जब इसको एपोप्टोसिस का सिग्नल मिलेगा, तब एपोप्टोसिस का सिग्नल मिलेगा तो एमओपी से क्या होगा? साइटोक्रोम C। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? साइटोक्रोम C रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। मोटा मोटी मैं यही बात बोल रहा हूँ। इसमें नहीं दिया है ना ये सब। एक्चुअल में प्योर एल्बर्ट चल रहा है, प्योर एल्बर्ट चैप्टर 18 एपोप्टोसिस सीक्वेंस वाइज। ये तो एक ही पेज में ख़त्म कर दिया है। छोटा सा डायग्राम। सर ये सिग्नल कहाँ से आ रहा है? एपोप्टोसिस है? सिग्नल कहाँ से आ रहा है? बस सेल को मारना है तो सिग्नल आ गया होगा अंदर ही से। तो ये बाहर आएगा। इस कारण से ये इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर आ गया। इंट्रासेलुलर डेथ सिग्नल इसके पास आया, ऐसा लिखता है। कभी कभार अंदर से भी ख्याल आता है ना कि
अब हम थोड़ा सा गड़बड़ हो गए, हम नहीं, सेल को कहीं कांच को जो अपलोड कर दिया, कोई देख लिया तो बोलेगा ये सर क्या क्या बोल रहा है, गड़बड़ हो जाएगा। बढ़ो आगे और खतरनाक जगह चले। अब आएगा एन टर्मिनल का हिस्सा। जैसा ये साइटोक्रोम सी रिलीज हुआ, ये जा करके एक प्रोटीन से जुड़ता है जिसका अपन लोग बोलते हैं APAF1। ठीक है, ये प्रोटीन के बारे में जान लो, फिर फुल फॉर्म जानेंगे इसका। इसके पास 2 डोमेन्स होंगे, इसके पास 2 डोमेन्स होंगे। एक साइटोक्रोम सी जो है ना, वो इस को रिसीव करेगा, एक सिंगल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ बस। उसके बाद दूसरा डोमेन कहलाता है कार्ड डोमेन, CARD, कार्ड डोमेन। इसके पास 2 चीज़ें, ठीक, एक आपके पास साइटोक्रोम को रिसीव करने वाला रिसेप्टर हो गया, दूसरा इसके पास कार्ड डोमेन हो गया। इसका फुल फॉर्म है एपोप्टोटिक P for protease activating factor 1। ठीक है, कार्ड CARD और डोमेन, फिर डी डोमेन है। डी डोमेन है, लेकिन मैं इसको कार्ड डोमेन बोल रहा हूँ। डी जो है वो डोमेन का ही एब्रीवेशन है। कैस्पेज एक्टिवेटिंग रिक्रूटमेंट डोमेन, इसका फुल फॉर्म वही है। कैस्पेज इज एक्टिवेटिंग रिक्रूटमेंट हाँ, ये वाला साइटोक्रोम सी बाइंडिंग डोमेन, ये वाला साइटोक्रोम सी बाइंडिंग डोमेन। ठीक, तो इसके पास क्या क्या हो गया, एक साइटोक्रोम सी बाइंडिंग डोमेन और दूसरा आपके पास हो गया कार्ड डोमेन। ऐसा कर करके एक ही साइटोक्रोम सी तो नहीं निकलेगा, नहीं ना, एक ही साइटोक्रोम सी तो नहीं निकलेगा, ऐसे करके बहुत सारे निकलेंगे। इसलिए देखो ये एक एपोप्टो APFA1, दूसरा ये भी APFA1, ये भी APFA1, ये भी APF1, कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, ये वाला भी APF1, ये वाला भी APF1, कितना हो गया, 6 हो गया। तो ठीक है ना भाई, 7 जन्म तो रहेगा ही कम से कम, है ना। तो 7 APF एक दूसरे से, देखो ये सब साइटोक्रोम सी है, ये सब साइटोक्रोम सी से जुड़े हुए एक हिस्से से। ये देखो ये भी सब साइटोक्रोम सी, ये भी साइटोक्रोम सी, ये साइटोक्रोम सी। वाह, अच्छा बनाते हो सर, हैं। ये इसके कार्ड डोमेन्स, ये इसके कार्ड डोमेन्स, अरे ये इसका कार्ड डोमेन, ये इसका कार्ड डोमेन, अरे इतना जल्दी प्रकट मत हो, ये इसका कार्ड डोमेन। ठीक, ये वाला इसका कार्ड डोमेन, और ये वाला इसका कार्ड डोमेन, और ये वाला इसका कार्ड डोमेन। इस तरह से अपने कार्ड डोमेन से जुड़ गए। और कितने जुड़े, 7। अरे 2 दिखा, 2-3 पेन दिखा, बता रहा था। बस 7 नहीं संभाल पाऊंगा ना। देखो ये जो हिस्सा है भैया, इसको नहीं करना है।
ये डिप वाला पोर्शन आपका कार्ड डोमेन है, ये वाला हिस्सा आपका साइटोक्रोम सी है। जैसे इससे जुड़ा ये साइटोक्रोम सी इससे जुड़ गया, वैसे ही ये वाला भी एपोप्टोसोम से ये वाला जो हिस्सा है, नीब इधर है ना भाई, नीब इधर है, बंद है भले, है ना, तो ये साइटोक्रोम सी से जुड़ गया। ये दोनों ही एक दूसरे के अपने कार्ड डोमेन से इस तरह से जुड़ते गए। फिर ये क्या हुआ, एक और कार्ड डोमेन से इस तरह से जुड़ते गया। तो इस तरह से 7 APF1 एक दूसरे से एक कॉम्प्लेक्स बनाए। इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं एपोप्टोसोम। इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अरे इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं एपोप्टो। एक ने 7 बना लिया था। एपोप्टोसोम कैसा स्ट्रक्चर है, हेप्टामर स्ट्रक्चर बना लिया। किसने, एपोप्टोसोम ने। तो एपोप्टोसोम ने एक हेप्टामेरिक कॉम्प्लेक्स बनाया जिसको हम लोग APF1 ने APAF1 ने एक 7 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एपोप्टोसोम। ठीक है, अच्छा दिख रहा है, फुल टाइप का, उसमें बहुत बढ़िया दिया हुआ है। पेन अरे ऐसे लिख देना, रुक अभी जरूरत है इसलिए नहीं पकड़ा, इसलिए वापिस नहीं दिया, मेरे को ज़रूरत है अभी इसलिए। रुकना, उतना ज़्यादा नहीं बनाऊंगा तो टेंशन मत ले। नहीं क्या पता ले लेगा तो अब देखो प्रोकैस्पेस के पास ये टेढ़ा नहीं बनता क्या, मान के चलिए ये वाला हिस्सा प्रोकैस्पेस बना रहा हूँ, है ना, 1 2 3 4 5 6, ये ठन कहाँ छोड़ गए, 1 7। इस तरह से ये प्रोकैस्पेस है। इस प्रोकैस्पेस के एंड टर्मिनल एंड बताया ना आपको, अडेप्टर डोमेन है, पता है, अडेप्टर प्रोटीन अभी बताया शुरुआत में सब। ये अपने एंड टर्मिनल वाले हिस्से से 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 एंड क्यों बोल रहा पता ना बार बार, क्योंकि फंसाएगा बेटा वहीं पे। जब मैं फंस गया तो तुम लोग तो फंसोगे ही। और बहुत दुख होता है पता है, जब पढ़ी हुई चीज़ गलत हो जाए तो। ठीक, इसके एंड टर्मिनल में भी जो डोमेन प्रेजेंट रहता है वो अडेप्टर डोमेन है, और वहाँ पे भी आपको कार्ड डोमेन देखने को मिलेगा। ये एल्बर्ट में सबसे पहले बता देता है, ये वाला डोमेन एंड टर्मिनल में कार्ड डोमेन है, ये भी जाकर के इससे जोड़ रहा है। तो यहाँ पे भी कार्ड डोमेन, यहाँ पे भी कार्ड डोमेन, यहाँ पे भी कार्ड लिखते जाना, सी मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो ये सब अपने कार्ड डोमेन से जुड़ गए। अब मान के चलो ये वाला जो सेक्शन है ये आपका एपोप्टोसोम बन चुका है 7 बार। ये हमारे पास क्या है, ये वाला हिस्सा प्रोकैस्पेस का है, इसका ये वाला डोमेन जुड़ता है, कार्ड डोमेन है इसके पास। तो एपोप्टोसोम जहाँ पे बना है उसके कार्ड डोमेन में जाकर के ये फिर ऐसा जुड़ जाएगा। अब जुड़ना ही तो था इसको एक्टिवेट होने के लिए, नहीं ये ले, जुड़ना ही तो था इसको एक्टिवेट होने के लिए। एक चीज़ और ध्यान पे रखे रहना, मैं एक और पाथवे पढ़ाऊंगा आपको सी एलिगेंस में, एपोप्टोसिस पाथवे। एपोप्टोसोम जो है वो सी एलिगेंस के एपोप्टोसिस प्रोटीन्स के CED4 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, दिसंबर 2016 का पेपर पूछा गया क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं ना, जब मैं पढ़ा रहा हूँ सब क्वेश्चन आए हुए हैं। CED4 क्या होता है इसको आप देखने के लिए थोड़ा वेट करें। तो CED4 के ये होमोलोगस है, मतलब मैमल्स में ये बन रहा है, लेकिन यही एपोप्टोसोम का काम सी एलिगेंस में CED4 प्रोटीन कर रहा है। सी एलिगेंस एक निमेटोड है, ठीक, सी एलिगेंस एक निमेटोड है, बस इतना ही जानो अभी। ठीक, तुझे प्रोकैस्पेस जो आया है वो प्रोकैस्पेस 9 आया है। ठीक, प्रोकैस्पेस 8 और 9 अब एक्टिवेट हो जाएंगे। ये प्रोकैस्पेस का है, तो ये कैस्पेस
8 और 9 एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर ये एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस को उसी तरह से एक्टिवेट करेंगे जिस प्रकार से मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये एक्टिवेशन के लिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? कैस्पेज 3 के लिए। कौन है भाई? किसी को अच्छा लगा है? ठीक, तो कैस्पेज 3 एक्टिवेट हो गए, कैस्पेज 8 और 9। ठीक, और ये लास्ट में क्या करेंगे? एपोप्टोसिस करेंगे। तो सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल के अंदर से हम लोगों के पास एपोप्टोसिस का सिग्नल देखने को मिला। इस कारण से इस पाथवे को हम लोग इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस कहते हैं। तो दोनों पाथवेज कंप्लीट है ना। अब रेगुलेशन पढ़ेंगे। खेल तो अभी चालू होता है क्या? सेल साइकिल पढ़ लिए तो रेगुलेशन समस्या पैदा किया। हम मजा आ रहा है ना बहुत सारा प्रोटीन पढ़ने में। पहले अपन लोग कचरा खेल रहे थे। अंदर से सिग्नल मिला उसको, एमओपी से साइटोक्रोम सी निकला, जाके किससे जुड़ा? APF1 से। APF1 ने 7 समूह बनाए और 7 समूह बनाने के बाद 7 जन्म हो गए ना। 7 जन्म तक वचन लिया था ना कि साथ में ही रहूंगा, तो प्रोकैस्पेस को बुला लिया। तो प्रोकैस्पेस और आपके पास APF1 दोनों की शादी हुई, लेकिन 7 जन्म तक सेम है। इसको बोलते हैं स्ट्रांग बॉन्डिंग। आदमी तो वैसे अच्छा प्रोटीन है। इन्होंने एक बनाया, एक बढ़िया से फूल से सस्ता है ना शादी वादी का मंडप, तो ऐसा फूल टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसका बोलोगे एपोप्टोजोम कह दिया। और ये हेप्टमर स्ट्रक्चर है। फिर इसने क्या किया? कैस्पेज 8 और 9 एक्टिव हो गए। ये कैस्पेज 8 आया होगा और 9 आया होगा, ये एक्टिवेट हो गया। और कैस्पेजेस लिखना ना, कैस्पेज मत लिखना, कैस्पेजेस लिखते जाना। फिर कैस्पेज 3 एग्जीक्यूशनल कैस्पेजेस को एक्टिवेट किया, एपोप्टोसिस सिग्नल कंप्लीट। सर कैस्पेजेस के बाद पास भी वो डोमेन है, कार्ड डोमेन। एकदम शुरुआत में लिखा है एपोप्टोसिस वाले चैप्टर में, एल्बर्ट में, लेकिन वो बाद में ज़्यादा सही समझ में आता है, इसलिए मैं शुरुआत में नहीं बताया। एडाप्टर प्रोटीन्स, एडाप्टर प्रोटीन के सेक्शन में कार्ड डोमेन प्रेजेंट है। आगे बढ़े? हो गया? चलो, प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस। अब चलो होगा भाई। सेल के अंदर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया मदद किया। सर ये CD वाला अच्छा CD नहीं है यार, ये CED प्रोटीन है, CED4 है। बोल जरूर रहा हूँ मैं CED, लेकिन लिख दिया CDED। CED प्रोटीन है ना होमोलॉग। ये इसका होमोलॉग होगा, आगे जब मैं पढ़ाऊंगा। ये मैमल्स में हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, बीच पढ़ा देगी, पता है। अरे CE फॉर C एलिगेंस, D फॉर डेथ, 4th नंबर पे, इसलिए 4 हो गया। इतना सारा पढ़ लिए, फिर लास्ट में C एलिगेंस। हो गए? सर इसमें दोनों आया है, 8 भी आया 9 भी आया। दोनों में से कोई एक आ गया जो आ गया। फ्लावर बोल रहे हैं एपोप्टोसोम पूरे को मिला के बोल रहे हैं कैस्पेजेस है कि पहले ही बोल रहे हैं? पहले, उसके बाद इसको कुछ नहीं बोल रहे? उसके बाद ऐसे कोई शब्द नहीं है। ठीक, हो गया सर। एक्चुअली 9 आता है, मैं आपको 8 और 9 लिखा दिया हूँ। इनिशिएटर के उतना नहीं पूछेगा। एपोप्टोसोम मतलब सिर्फ APF है साथ, तब बोल रहे हैं।
हाँ एपीएफ के असेंबली का एपोप्टोसोम कह रहे हैं। अरे तुम लोग यार, असेंबली ऑफ, मेरा भी दिमाग वैसी, मैं सोचा समझ में आ रहा है। असेंबली ऑफ APAF1, ये आपका एपोप्टोसोम कहला रहा है। ठीक, चले आगे। जय भगवान, आप बचा लेना इन लोगों को। प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस, अभी भी बचा इच्छा सर प्रोटीन, ऐसे लग रहा होगा है। अब यही दिक्कत होगा, एपोप्टोसिस हमेशा ही चालू ना रहे, एपोप्टोसिस हमेशा ही बंद ना रहे, इसलिए जो रेगुलेशन जिस फैमिली में जिस प्रोटीन को रखा गया है वो रखा गया है BCL2 प्रोटीन्स। व्हाट इज BCL2? वो है बी सेल, उस फैमिली में रखा गया है सबको। बी सेल लिम्फोमा, पढ़ लिया ना थोड़ा सा, AKT पाथवे, वो पाथवे भी दिया हुआ रहता है बुक्स में, है ना। हम लोग उसको पहले इसलिए पढ़ा देते हैं ताकि हम लोगों ने जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं एक्चुअल में वो इस तरह से असेंबल्ड है कि जितने भी सिग्नलिंग्स आपको प्लांट फिजियो को छोड़ करके जितने भी सिग्नल्स होने चाहिए वो सब हमने कंपाइल कर दिया वहाँ पे, और कुछ नहीं किया। इसलिए आपको देखोगे कि अभी आप देखोगे कि एक इन्फ्लेमेशन का इंपॉर्टेंट पाथवे पढ़ोगे। एक साइटोकाइन सिग्नलिंग पढ़ लिए थे, वो तो इम्यूनो का सेक्शन है ना। अब बाकी हार्मोन्स के सेक्शन भी पढ़ लीजिए। जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो हार्मोन्स में एक्टिवेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, हार्मोन्स किस तरह से एक्ट करते हैं। तो बी सेल लिम्फोमा या ल्यूकेमिया 2 इस तरह से आपके पास ये फैमिलीज के अंदर रखा हुआ है। ठीक, अब इस फैमिली में हम लोगों के पास ऐसे प्रोटीन्स हैं जो एपोप्टोसिस को अपोज करते हैं और ऐसे प्रोटीन हैं जो एपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं। तो अपोज करने वाले पहले पढ़ लेते चलो। छींक बहुत आता है यार यहाँ पे। किसी को बोलते बोलते मेरे को फर्क पड़ गया क्यों है? किसी को बोलते बोलते मेरे को फर्क पड़ गया। एक बार चालू होता है ना तो खत्म नहीं होता, ऐसा हो जाता है। तो एक जो एपोप्टोसिस को अपोज कर रहा होगा उसको हम लोग एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन कहेंगे। और हाँ, एक पूरे फैमिली बना दिया गया BCL2। और दूसरा जो है वो कहलाता है प्रो एपोप्टोटिक। हाँ मैम ने सही बताया, मेरे को पता है ना, मैम ने सही बताया। एक एपोप्टोसिस को प्रमोट करता है। तो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स जो है ये एक्चुअल में इसके अंदर आएगा। अब BCL2 प्रोटीन खुद आपको फैमिली पूछेगा है, वो फैमिली का नाम है। और एंटी एपोप्टोटिक में प्रोटीन जो आया वो BCL2 है। मैडम ने कुछ गलत नहीं बताया आपको। तो मैंने दो फैमिली ही अलग शुरुआत ही हम लोगों ने ऐसे की, एंटी और प्रो से। तो हमको ये नहीं पता कि ये सारे फैमिली BCL2 के अंदर आते हैं। और ये BCL2 प्रोटीन जो है, मैडम के नोट्स है, BCL2 जो है वो लोकेटेड रहता है ऑन आउटर सरफेस ऑफ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के सरफेस में ये बिल्कुल तैनात बैठे रहते हैं। अब जैसे सिग्नल आता है बोले सिग्नल रखो तो किसको एक्टिवेट करेगा? एंटी एपोप्टोटिक। सिग्नल चालू रखो, किसको एक्टिवेट करेगा? ये इसके जब तक ये सरफेस में प्रेजेंट है तब तक ये साइटोक्रोम C माइटोकॉन्ड्रिया से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, ये इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वैसे ही एक और प्रोटीन है जिसका नाम है BCLXL। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। वैसे ही प्रो एपोप्टोटिक पाथवे में
चलो एक सेक्शन और पढ़ते हैं जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। BCl2 प्रोटीन्स में आप लोगों के पास बहुत सारे, अगर इनके स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करोगे तो आपके पास एक डोमेन प्रेजेंट होगा जिसका अपन BH2 डोमेन कहते हैं, एक डोमेन प्रेजेंट होगा जिसका अपन लोग BH1 डोमेन कहते हैं, एक डोमेन प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग BH3 डोमेन कहेंगे, और एक डोमेन प्रेजेंट होगा जिसको अपन लोग BH4 डोमेन पढ़ेगा। ठीक है। अब प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन में हम लोगों के पास दो सब फैमिलीज और हैं। ये फैमिली हो गया ये। अब प्रो एपोप्टोटिक में हमारे पास दो सब फैमिलीज और हैं। अब उन दो सब फैमिलीज को हम पढ़ते हैं। एक फैमिली है BH3 ओनली प्रोटीन्स, और एक प्रोटीन है जिसको हम लोग बोलेंगे BCl, नहीं, ये आएगा BH1, 2, 3 सब फैमिली। का बोला समझ रहे हो? याद रखना पड़ेगा, कोई इसका वो नहीं है। हाँ बस वही वाला, लाइव में नहीं बोल सकता ना कभी बार बार, ऐसे में बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। तो BH3 ओनली में जितने सारे प्रोटीन्स आएंगे वो सब एंटी प्रो एपोप्टोटिक है ना। इसमें जो आएंगे बैड, ये पढ़े हो ठीक। एक प्रोटीन आएगा जिसका अपन बोलेंगे बिम, ये नहीं पढ़े हो। एक और प्रोटीन आएगा बिड, एक प्रोटीन आएगा प्यूमा, पढ़े हो? उस P53 एक्टिवेट कर रहा था। एक प्रोटीन है जो नोक्सा, ये दोनों प्रोटीन्स हैं। ये कब एक्यूमुलेट होते हैं? जब P53 एक्टिवेट हो जाता है। तो P53 इन सब प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं। तो ये प्रोटीन ध्यान पर रखना पड़ेगा आपको। उसी प्रकार से प्रो एपोप्टोटिक में BH1, 2, 3 सब फैमिली के अंदर आपके पास एक प्रोटीन आएगा बैक्स, उसके बाद आएगा बैक। अब देख लो, बकवास लिख दोगे तो फिर आ जाएगा ठीक। BAK के बाद WS कर दोगे तो बकवास हो जाएगा। सर P53 सभी को एक्टिवेट कर रहा है कि प्यूमा और नॉक्सा? बी ये सब प्रोटीन्स हैं जो एपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं, और ये जो प्रोटीन्स हैं वो बैक्स और बैक है। नहीं तो P53 सभी को एक्टिवेट कर रहे हैं? नहीं, प्यूमा और नॉक्सा। भारी सर्जरी कर देते हो कभी कभी। अब इन प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में केवल 1, 2, 3 रहेंगे, फोर्थ वाला डोमेन नहीं रहेगा। ये देखो, ये प्रोटीन का फोर्थ नहीं रहेगा। इस कारण से इसको अपन BH1, 2, 3 फैमिली कह रहे हैं। तो इसके डोमेन में हम लोगों के पास क्या क्या प्रेजेंट रहेगा? 4 को छोड़ के सब BH2, BH1 और BH3। ठीक है। और लास्ट वाले में क्या रहेगा? बस केवल एक, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, BH3-1 फैमिली, इसलिए केवल BH3 प्रेजेंट होगा। सर ये BH वाला दोनों क्या है? क्या ये सब उसके डोमेन्स हैं। डिफरेंस देखो, ये BSL2 प्रोटीन का 1, 2, 3, 4 प्रेजेंट है, इसमें 1, 2 और 3 डोमेन प्रेजेंट है। इस कारण से इसका नाम वैसे रख दिए।
इसके बाद BH3 ओनली यहाँ से आया क्योंकि इसमें केवल BH3 है, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें पूरे डोमेन्स प्रेजेंट है। तो सर ये BH13 अपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं? ये भी जितने इधर लिखे हुए हैं सब प्रमोशन वाले हैं और वो केवल इनिबिशन वाला है। BCL2X है ना, BCL2XL इस तरह से लिखा हुआ रहता है। सर ये BCL2 के डोमेन्स है ये वाले नीचे वाले। हाँ, पूरे फैमिली को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और सर P53 दोनों को एक्टिवेट, ये दोनों को एक्टिवेट करता है, एपोप्टोसिस को प्रमोट करता है, पढ़े थे ना, वही है। चले आगे, आगे बढ़े, चलो हो गया। आया सर, क्या क्या पढ़ा रहे हो आज का, तो बहुत कचरा हो गया क्या। ये देखो, ये दो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे बना लेते हैं, अलग अलग केस देख लेते हैं। मेरे को बहुत मज़ा आता था पढ़ने में एपोप्टोसिस। मुश्किल से मैं रिवाइज 10-15 मिनट बस करके आया। मैं सही बता रहा हूँ। अगर BCL2 फैमिली एक्टिव, BCL2 प्रोटीन एक्टिव रहेगा तो होता यह है कि इस माइटोकॉन्ड्रियल के सरफेस में आपके पास बैक्स और बैक दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। और यहाँ पे आपके पास MOP प्रेजेंट रहता है, ठीक। जब बैक्स और बैक एक्टिव रहेंगे तब ये चैनल ओपन होकर के साइटोक्रोम C को बाहर करेगा। ऐसा ही होता है। अब इसको, अब तेरा आंसर मिल गया तेरे को। ये प्रोटीन्स इसको सिग्नल दे रहे हैं साइटोक्रोम C डालने के लिए, ठीक है। घुमाने में एक्सपर्ट हो क्या मैं। अगर ये BCL2 प्रोटीन्स एक्टिवेट होगा तो ये इन प्रोटीन्स को इनिबिट कर देगा। जैसे ये इन प्रोटीन्स को इनिबिट करेगा, साइटोक्रोम C का निकलना इनिबिट हो जाएगा। हो गया एक रेगुलेशन इंट्रिंसिक पाथवे का। दूसरा देखो, अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक एपोप्टोटिक सिग्नल आया तो सीधे सीधे BCL2 प्रोटीन इनिबिट हो जाएगा। और मजे कौन लेगा, यहाँ वाले लोग, बैक्स और बैक। इसका इनिबिशन नहीं हो पाएगा। जैसे ही इनका इनिबिशन नहीं हो पाएगा तब साइटोक्रोम C MOP से इंटर मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स फटाफट बाहर हो जाएंगे। सुनने में अच्छा लगा, लेकिन एग्जाम में बहुत मजा जाता है कि क्या हुआ था। इस चीज़ को मैं फील करके देख चुका हूँ। ये वही क्वेश्चन है जिसको मैंने हड़बड़ी में, पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ा, 2017 का पेपर है, देख लेना, कंटिन्यूअसली पूछता है। तो ये दो सेक्शन है कि BCL2 ने इनको इनिबिट कर दिया तो बाहर नहीं निकल पाया। BCL2 जो है, याद नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। BCL2 प्रोटीन बैक्स और बैक को इनिबिट नहीं कर पाया तो साइटोक्रोम C रिलीज हो गया। हो गया, जान जाओगे। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं IAP। फिर हो जाएगा लास्ट टॉपिक, इनिबिटर्स ऑफ एपोप्टोसिस। सर ये दोनों एक ही है ना, मतलब अगर BCL2 अगर एक्टिवेट हो गया तो बैक्स और बैक इनएक्टिवेट हो जाएगा, और अगर BCL2 इनएक्टिव हो गया तो बैक्स और बैक एक्टिव। बस यही बात तो मैं ही बोल रहा हूँ। तो इसका टेस्ट तो दे दोगे, छोटा सा टॉपिक है नहीं। सेल साइकिल का भी लेना है। आपने
आपने बोला था कि मैंने क्वेश्चन पेपर नहीं, एपोप्टोसिस का भी चाहिए। एपोप्टोसिस का भी रेडी है, ट्रांसपोर्ट का भी रेडी है, एक पेपर बन गया उसका। अब उसका फोटो कॉपी कराना कितने लोग दोगे भाई बता देना, उसके अनुसार मैं आपको उसका फोटो कॉपी के लिए बोल दूंगा। एपोप्टोसिस भी 1-2 दिन में रेडी हो जाएगा, मैं पहले भेज दिया था उसको। ठीक, फिर सेल साइकिल ले लेंगे। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, आप लोगों का टेस्ट अब ऑनलाइन हो जाएगा फिर। ठीक है, एपोप्टोसिस में भी अच्छा क्वेश्चन है, एक से घुमाने वाला है। हाँ, सेल साइकिल और कैंसर एक साथ रहेगा ना मैडम। कल देखे नहीं एक डेमो, 2-3 डेमो थे क्या, एक कैंसर सेल लाइन के ऊपर आप काम कर रहे हो, ऐसे करके भी एक क्वेश्चन था। रो रो के कोर्स कंप्लीट करवाए, अब रो रो के टेस्ट भी दिलवाओगे तुम लोग बनवाओगे भी पेपर को, क्यों? हाँ बोलती है। इससे बढ़िया माना सीधा यहाँ पे आ जाऊंगा, क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का पावर पॉइंट बना लूंगा और बताते जाना, आंसर लिखते जाना। वैसा कर सकते हैं सर। और जिसको नहीं आएगा तो वापिस नहीं हो पाएगा ना क्वेश्चन। सर फिर आप वो क्वेश्चन पेपर में मेल कर देना ना। वो क्वेश्चन पेपर मेल कर देना, पावर पॉइंट जो भी है। मैडम बनाना कभी पेपर नहीं बनाई ना, भी एक भी पेपर कभी नहीं बनाई, बनाएगी तो समझ में आ जाएगा। हो गया रेगुलेशन। आई मीन और कौन कौन से प्रोटीन्स हैं? हाँ, एक मिनट बैग तो लिखा है देख। आई मीन पीछे चलिए। आई मीन फिर से एक ठोक निकला, आई मीन ओ यस वाला